जाट राजपूत लड़वा दिए, गुजर मीणा लड़वा दिए, SC ST जनरल लड़वा दी आपस में। और फिर वही नेता जो लड़वाने वाले हैं, जो समाजों के ठेकेदार हैं, वो लोग ऊपर जाके एक साथ बैठे रहते हैं और नीचे युवा लड़ता फिरता है। कई युवाओं की तो ये हालत है, कई जगह पे पढ़ाई से मतलब नहीं, उनको जो आगे फ्यूचर से मतलब नहीं, देश से मतलब नहीं, देश तक को भूल जाते हैं ऐसे में वो, कि देश की भक्ति तक भूल जाते हैं। और ऐसे में वो जातिवाद में आपस में घिर के एक दूसरे का नुकसान कर बैठते हैं। सरकार ने अभी 2000 करोड़ की घोषणा की है, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये ऊंट के मुंह में जेरे के बराबर है। हर एक जाति के ठेकेदार बने हुए हैं और वो ऐसे लोग होते, कोई तो शराब माफिया है, कोई 420 है, किसी के 40 मुकदमे, किसी के 30 मुकदमे। ऐसे ऐसे लोग जातियों के टेंडर लेके यानी अपने ठेके ले लेके बैठे हैं। राजधानी जयपुर में मुलाकात के लिए समय नहीं है क्या? जी देखिए, राजधानी जयपुर में भी मुलाकात के लिए समय हम लेना भी जानते हैं ढंग से। हाई परसेंटेज की जो है मार्कशीटें बनवा कर बाहर से लेके आ जाते हैं, बाहर की डीम्ड यूनिवर्सिटियों से लोग बाग, और फिर वो उसमें नौकरी लग जाते हैं। अब बीजेपी का आप देख लीजिए, ऊपर मोदी और अमित शाह बैठे हैं, जो बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व बैठा है। आपको लगता है कि वो इतने सर गिनाने से इस तरह से प्रदेशाध्यक्ष चेंज कर देंगे या कुछ और कर देंगे? किस पार्टी का क्या प्रोपेगेंडा रहता है वो आगे पे निर्भर करेगा। आप पहले ही बता रहे हैं प्रोपोगेंडा क्या रहता है। जी बिल्कुल, प्रोपेगेंडा पे चल रहे हैं। आप देखिए पूरे राजस्थान प्रदेश में अभी चुनाव के अभी समय है 7-8 महीने का, और हर जाति की तो कुंभ होने लग गए, हर जाति की पंचायतें होने लग गई। तो आप ये देखिए जो चीजें चल रही हैं, आप इससे साफ नजर आ जाएगा आपको कि किस तरह से राजनीतिक रूप से ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है। देश के चुनाव नजदीक हैं। जी बिल्कुल, हर पार्टी युवा चेहरे देना चाहती है। आपने गुजरात में भी देखा होगा, बिल्कुल बीजेपी ने युवा चेहरों पे दांव खेला है और आपकी नजदीकियां बढ़ रही है। तो क्या 2023 के चुनाव में कुछ बड़ा खेला हो सकता है? बीजेपी के बड़े नेताओं से मैं लगातार मिल रहा हूँ, जैसे डोटासरा जी, उनसे हर 10-15 दिन में हमारी मुलाकात होती है। बहुत बुरी स्थिति है राजस्थान की। 19वां पेपर CHO लीक हुआ है, इससे पहले RPSC सेकंड ग्रेड का हुआ, उससे पहले रीट के और SI JN ऐसे मिला के न जाने कितने पेपर लीक हो गए राजस्थान में। कुल मिलाकर 26 से 27 भर्तियों में खुला फर्जीवाड़ा हुआ है राजस्थान में। इन दिनों दिल्ली के चक्कर बहुत ज्यादा लगा रहे हैं। अब जानते हैं नहीं से कि क्या कारण है कि राजधानी दिल्ली के आप बहुत ज्यादा चक्कर लगा रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। देखिए, समाज के चक्कर में हम लोग बटे रहे, जातिवाद में फंसे रहे, इसी वजह से हमारे देश का विकास नहीं हो पाया। हमारे देश पे 200 साल अंग्रेजों ने भी इसी चक्कर में राज किया, फूट डालो राज करो के हिसाब से। और वही रणनीतियां जो अभी पार्टियां हैं ये लोग अपनाते हैं, और हम लोग इन्हीं चक्कर में पड़ के हर बार अपना नुकसान कर लेते हैं। इस तरह रहेगा तो वो गढ़ क्या काम का? तो गढ़ उनके परिवार का या किसी का नहीं है। आज तक गढ़ किसी के नहीं रहे, आपको पता है। गढ़ जीतने वाले भी बहुत आए और हराने वाले भी बहुत आए। आप शेखावाटी से बिलोंग करते हैं, झुंझुनू जिले से आते हैं। 2023 के चुनाव के नजदीक आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको वहां पे विकास की कार्य क्या है? जी, विकास के नाम पे झुंझुनू बहुत ही जीरो है। राजनीति में सिर और वोट दोनों गिने जाएंगे, तो ऐसे में है पहले सर गिना के वो अपनी ताकत दिखाने के प्रयास कर रहे हैं। वो सर गिना के टिकट लेंगे और उसके टिकट तो इसलिए लेते हैं ना, समाज का भला कर सके। जी देखिए, समाज का भला तो तब होगा ना जब पूरे सिस्टम का भला होगा। और ये जो लोग हैं, केवल कुछ लोग ही इसका लाभ उठा पाते हैं। वो अपनी टिकटें पक्की कर लेते हैं जाति के नाम पे, भीड़ इकट्ठा करके, और बड़े बड़े मुद्दे अब सभी को याद आ जाएंगे। चौंकाने वाला है हमारा परिणाम, क्योंकि नीट 2022 में रेशो वाइज सीकर से सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट बना आयाम। अभिजीत चौधरी ने OBC में 122वीं और वरुण शर्मा ने जनरल 683वीं रैंक प्राप्त की। For NEET, CUET and Foundation course, join IAM Career Institute at Piprali Road, Sikar. Admissions open. Call 7300-111555. जब युवा बोला है, राज सिंहासन डोला है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJ TV 24। एक ऐसे ही नौजवान साथी आज हमारे साथ हैं। इनका नाम है ब्रजजी बेनीवाल। ये लगातार राजधानी जयपुर में आंदोलन करते हुए दिखाई देते हैं अक्सर आपको, या यूं कहें युवाओं के आइकन माने जाते हैं। ब्रजजी बेनीवाल इन दिनों दिल्ली के चक्कर बहुत ज्यादा लगा रहे हैं। अब जानते हैं नहीं से कि क्या कारण है कि राजधानी दिल्ली के आप बहुत ज्यादा चक्कर लगा रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, सोशल मीडिया में फोटो वायरल हो रही है, इन सब के बारे में। और ब्रजजी बेनीवाल इन दिनों जो कि हाल ही में पेपर लीक हुए थे, इनके अंदर भी सुर्खियां बटोरी है। आइए जानते हैं ब्रजजी से। नमस्कार सर, आपका RJ TV 24 पर स्वागत है। नमस्कार ब्रजजी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा आपको कि अभी हाल ही में जो पेपर लीक हुए हैं उनके बारे में क्या कहना है आपका? और आप जो मेडिकल विभाग से जुड़े हुए हैं, अभी हाल ही में CHO की एग्जाम भी लगी थी, उसका भी पेपर लीक हो गया था, महज 4000 पोस्ट थी। बिल्कुल,
बहुत बुरी स्थिति है राजस्थान की। 19वां पेपर सीएचओ लीक हुआ है। इससे पहले आरपीएससी सेकंड ग्रेड का हुआ, उससे पहले रीट के और एसआई जेईएन ऐसे मिला के न जाने कितने पेपर लीक हो गए राजस्थान में। और अभी देखेंगे तो जो अदर जो वैकेंसीज हो रही है मेडिकल विभाग की भी, चिकित्सा विभाग की, तो वो भी मेरिट बेस पे कर रखी हैं, जिसकी वजह से मेरिट आधार पे जो भर्तियां उसमें हाई परसेंटेज की जो है मार्कशीटें बनवा कर बाहर से लेके आ जाते हैं, बाहर की डीम्ड यूनिवर्सिटियों से लोग बाग, और फिर वो उसमें नौकरी लग जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा फर्जीवाड़ा है, ये पेपर लीक से भी खतरनाक वाला फर्जीवाड़ा है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 26 से 27 भर्तियों में खुला फर्जीवाड़ा हुआ है राजस्थान में। हालांकि इनमें से कुछ पूर्व सरकार की भर्तियां थी और बाकी राज्य सरकार ने जो अभी 2018 के बाद जब सरकार बनी तब इन लोगों ने ये भर्तियां करवाई। सरकार ने बड़ी बड़ी बातें की, 1.5 लाख भर्तियां करवा दी, हमने ये करवा दिया वो करवा दिया, लेकिन धरातल पे केवल 48 से 50 हजार भर्तियां आई हैं अब तक, जिसमें भी पेपर लीक हो गए। रीट लेवल फर्स्ट में पेपर लीक हुआ था, उसमें ज्वाइनिंग भी दे दी गई, उसमें कुछ नहीं हुआ। एक ही जगह से रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों का पेपर लीक हुआ, एक ही अलमारी से दोनों पेपर लीक हुए, लेकिन सेकंड का तो पेपर निरस्त करके दोबारा से करवा दिया गया, लेकिन फर्स्ट का आज तक भी कुछ नहीं हुआ, उनमें ज्वाइनिंग भी दे दी गई। यही हालात अभी रीट दोबारा हुई, उसके अंदर भी पेपर भी वायरल हुआ, पुलिस वालों के वीडियोस भी छापेमारी के दौरान वायरल हुए, इतने क्वेश्चंस बाहर आ गए थे, सब कुछ प्रूफली सामने आ गया, लेकिन उसको मैटर को दबा दिया गया। उसी तरह से चुनाव नजदीक आ रहे हैं ना जी, बिल्कुल कई आरोप लगे इन पे सभी, जैसे जो भाजपा भी इनको घेरने लग गई थी, विपक्षी दल भी इनको घेरने लग गए थे। हम तो चलो लगातार विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभा रहा था तो हम लोग ही निभा रहे थे शुरू से, क्योंकि जो विपक्ष है वो भी इतना मजबूती से सामने नहीं आ पा रहा था, उसमें भी काफी गुटबाजी सामने। मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, विपक्ष की बात तो छोड़िए, लेकिन इन दिनों आप राजधानी दिल्ली के बड़े चक्कर काट रहे हैं, क्या कारण है? जी बिल्कुल। कभी आप जो गज्जू बन्ना जी हैं उनसे मिलते हैं, या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो उनसे भी दिल्ली में मुलाकात होती है, तो क्या उनको राजधानी जयपुर में मुलाकात के लिए समय नहीं है क्या? जी देखिए, राजधानी जयपुर में भी मुलाकात के लिए समय हम लेना भी जानते हैं ढंग से, लेकिन जो दिल्ली के नेता हैं, जैसे अब राजस्थान के इश्यूज हैं, उनके लिए राजस्थान के मंत्रियों से हम मिलते हैं। राजस्थान सरकार से जुड़े हुए जो मंत्री हैं, यहाँ की कांग्रेस सरकार है तो कांग्रेस के जैसे प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा जी, उनसे हर 10-15 दिन में हमारी मुलाकात होती है। मुख्यमंत्री से हम लगातार मिलते हैं, जो संबंधित मंत्री होती हैं, चाहे चिकित्सा मंत्री जी हैं, प्रसादी लाल मीणा जी हैं, बीडी कल्ला जी हैं, जो भी कांग्रेस के हैं, उन सभी से मिलते हैं। युवा सत्याग्रह आंदोलन के दौरान हम साइकिल यात्रा लेके गए, कांग्रेस के बड़े नेताओं से दिल्ली में भी हम मिले, हमने उनको शिकायत दी कि भी राजस्थान में ऐसे ऐसे गलत हो रहा है, इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, हमारी विज्ञप्तियां जारी नहीं हो रही, भर्तियां नहीं निकल रही, जो निकल रही हैं उनमें पेपर लीक हो रहा है, सारी चीजें हमने बताई। साइकिल यात्रा की बात कर रहे थे, उस समय आप जेपी नड्डा से भी मिले थे, सुना था। बिल्कुल, उस वक्त मैंने फोटो भी देखी थी सोशल मीडिया पे आपके, तो क्या बताया उन्होंने? जी उस वक्त तो हम मुख्य रूप से तो कांग्रेस के नेताओं से ही मिले थे, मुकुल वासनिक जी, वेणुगोपाल जी और तारिक अनवर जी, जो तीनों महासचिव हैं कांग्रेस के, साथ में हरीश चौधरी जी भी उस वक्त वहां पे मौजूद थे। उन्होंने फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो खड़गे जी हैं कांग्रेस के पूरे इंडिया के, उनसे हमारी मुलाकात करवाई, हम धरने पे बैठ गए थे कांग्रेस कार्यालय के सामने। उसके पश्चात जो है खड़गे जी ने जब सीएम साहब वहां दिल्ली गए तो उस वक्त हमारी बिठा के मुलाकात की, क्योंकि करवाई, जिससे हमारी काफी विज्ञप्तियां भी 1 महीने के अंदर अंदर जारी हुई। हाँ, बीजेपी के बड़े नेताओं से मैं लगातार मिल रहा हूं, वो क्या कारण? 80-20 का जो इशू चल रहा है, एम्स 80-20 का एक डिस्क्रिमिनेशन का, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का इशू। ये मुलाकात युवाओं के लिए है या निजी मुलाकात? जी युवाओं के लिए सारी की सारी मुलाकात, जिसमें एम्स 80-20 का जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का इशू है, उस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के इशू के लिए, दूसरा सीएचओ से जुड़े हुए कई मामले हैं, और तीसरा जो केंद्रीय चिकित्सा मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी हैं, चाहे जो ओम बिरला जी हैं, जैसे राजस्थान से गए हैं, वो लोकसभा स्पीकर है, तो उनसे हम लोग फोन करवाते हैं चिकित्सा मंत्री जी को। और जेपी नड्डा जी चूंकि पहले चिकित्सा मंत्री रह चुके हैं केंद्रीय, और उन्होंने दवा लिखने के अधिकार के तहत सीएचओ वर्ड को वही लेके आए थे, और राजस्थान को जो मेडिकल कॉलेजेस मिली 27, वो मेडिकल कॉलेजेस देने में सबसे अहम योगदान जेपी नड्डा जी का उस वक्त था। और हम लोग उस वक्त आंदोलन किया था, हमने जंतर मंतर पे दिल्ली में, उस वक्त उन्होंने वार्ता करते हुए हमारी कई समस्याओं का समाधान किया था। तब से ही हमारा उनसे परिचय है, और उन्होंने हमारे जो मेडिकल फील्ड को 27 मेडिकल कॉलेजेस राजस्थान को दी, उस वक्त हमने आंदोलन किए थे। तो मैं एक चीज और जानना चाहता हूं कि 2023 के चुनाव नजदीक हैं। जी बिल्कुल। हर पार्टी युवा चेहरे देना चाहती है, आपने गुजरात में भी देखा होगा, बिल्कुल बीजेपी ने युवा चेहरों पे दांव खेला है, और आपकी नजदीकियां बढ़ रही है, तो क्या 2023 के चुनाव में कुछ बड़ा खेला हो सकता है?
जी 2023 में देखिए सब पार्टियां हैं अपना अपना काम कर रही हैं। जो पार्टियां कुछ अंदर से भी काम करती है, कुछ सामने दिखावा करके काम करती हैं। अब किस पार्टी का क्या प्रोपेगेंडा रहता है वो आगे पे निर्भर करेगा। आप पहले ही बता रहे हैं प्रोपोगेंडा क्या रहता है। जी बिल्कुल प्रोपेगेंडा पे चल रहे हैं। आप देखिए पूरे राजस्थान प्रदेश में अभी चुनाव के अभी समय है 7-8 महीने का, और हर जाति की तो कुंभ होने लग गए, हर जाति की पंचायतें होने लग गई। तो आप ये देखिए जो चीजें चल रही हैं, आप इससे साफ नजर आ जाएगा आपको कि किस तरह से राजनीतिक रूप से ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है। आप भी जाट कुंभ महाकुंभ की बात कर रहे थे, ब्राह्मण महापंचायत की बता रहे हैं, तो मैं इनसे जुड़ा हुआ भी एक सवाल करना चाहूंगा आपसे कि अभी जाट महाकुंभ हुआ, ब्राह्मण महापंचायत हुई, तो क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? जो हर नेता है वो समाज की बातें कर रहा है। जी देखिए आप युवा नौजवान साथी हो, बिल्कुल अभी चुनाव आ गए और सभी नेता हैं जो ठेकेदार बैठे हैं, हर एक जाति के ठेकेदार बने हुए हैं। और वो ऐसे लोग होते हैं, कोई तो शराब माफिया है, कोई 420 है, किसी के 40 मुकदमे, किसी के 30 मुकदमे। ऐसे ऐसे लोग जातियों के टेंडर लेके यानी अपने ठेके ले लेके बैठे हैं। और ऐसे ठेकेदारों से युवाओं को बचना होगा। जो हर जाति के लोग हैं, जो उस समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उनको जो है बच के रहना पड़ेगा। ये समाज कंटक भी कई होते हैं। देखिए जातिवाद पैदा करके और आप जो विकास के मुद्दे हैं उनको दरकिनार नहीं कर सकते हो। और ये जो लोग हैं, केवल कुछ लोग ही इसका लाभ उठा पाते हैं। वो अपनी टिकटें पक्की कर लेते हैं जाति के नाम पे, भीड़ इकट्ठा करके, और बड़े बड़े मुद्दे अब सभी को याद आ जाएंगे। राजनीति में तो सिर गिने जाते हैं। तो बिल्कुल राजनीति में सिर और वोट दोनों गिने जाएंगे। तो ऐसे में है, पहले सर गिना के वो अपनी ताकत दिखाने के प्रयास कर रहे हैं, वो सर गिना के टिकट लेंगे और उसके बाद वो जो पार्टियां हैं, सभी पार्टीज के अपने अपने निर्धारित वोट हैं, तो वो तो फिक्स है ही। फिर ऊपर वो लोग टिकट तो इसलिए लेते हैं ना, समाज का भला कर सके। जी देखिए समाज का भला तो तब होगा ना जब पूरे सिस्टम का भला होगा, पूरा सिस्टम बदलेगा। जैसे अपन को समाज के भले से ऊपर उठकर हमारे देश के भले की, राजस्थान के भले की और जो पूरे सिस्टम के भले की सोचनी चाहिए। क्योंकि आज सिस्टम की बहुत बुरे हालात है। राजस्थान पे 5.5 लाख का कर्जा, करोड़ का कर्जा जो है हो रखा था, और अभी और तैयारी हो गई। देखिए अभी डिस्ट्रिक्ट्स भी बन रहे हैं, सभी को पता है। तो उसमें बहुत बड़ा बजट, कम से कम डिस्ट्रिक्ट 19 डिस्ट्रिक्ट तैयार करने के हिसाब से मेरा जो मानना है उसके अकॉर्डिंग तो कम से कम 20,000 करोड़ का, तो कम से 2,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है ना सरकार ने। अभी 2,000 करोड़ की घोषणा की है, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये ऊंट के मुंह में जेरे के बराबर है। इससे तो 2,000 करोड़ तक तो आप 19 डिस्ट्रिक्टों में आप देखेंगे तो चलो ठीक है, आप कलेक्ट्रेट बना लेंगे। कलेक्ट्रेट बना लिया आपने, लेकिन कलेक्ट्रेट के अलावा जितने भी उसमें कार्यालय बनेंगे, हेड ऑफिस बनेंगे हर डिपार्टमेंट के, चाहे मेडिकल का हो या अकाउंटेंसी का, सभी आप पशुपालन का, और सभी के उनके ऑफिस भी बनेंगे। तो उन सभी ऑफिसों को तो आप किराए में चलाना पड़ेगा आपको कई सालों तक। तो ऐसे में आपको पूरा तैयारी से काम करना चाहिए था। और किन जिलों में आप कमेटी की जो रिपोर्ट जिले बनाने के लिए जो कमेटी रिपोर्ट आनी चाहिए थी, केवल 4-5 जिलों की बनाई गई थी उस टाइम। आज आपने 19 जिले तैयार कर दिए। ना कोई कमेटी में आपने कोई रिपोर्ट पेश की, ना उसका कोई आपने कोई स्ट्रक्चर उसके लिए तैयार की, ना उसका रचनात्मक कोई कार्य किया। और ऐसे आनंद फानन में आपने ऐसा काम कर दिया। एक चीज और जानना चाहूंगा, आप शेखावाटी से बिलोंग करते हैं, झुंझुनू जिले से आते हैं, जो कि वीरों की भूमि कहा जाता है। बिल्कुल। तो 2023 के चुनाव के नजदीक आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको वहां पे विकास की कार्य क्या है? जी विकास के नाम पे झुंझुनू बहुत ही जीरो है देखा जाए तो। क्योंकि शुरू से ही जो सीसरा मौला जी थे उस वक्त फिर भी चलो थोड़ा बहुत कार्य था, लेकिन लगातार जो है एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो बार बार परिवारवाद जो बन, वो तो ओला परिवार का गढ़ रहा है झुंझुनू। जी गढ़ है, लेकिन उस गढ़ में जब दीवारें फूटी पड़ी रहेंगी तो गढ़ क्या काम का। जब वो गढ़ ही खंडर की तरह रहेगा तो वो गढ़ क्या काम का। तो गढ़ उनके परिवार का या किसी का नहीं है। आज तक गढ़ किसी के नहीं रहे, आपको पता है। गढ़ जीतने वाले भी बहुत आए और हराने वाले भी बहुत आए। तो ऐसे में ये है कि जो वहाँ का जो स्थानीय विकास है वो विकास अभी बहुत ज़्यादा डाउन है। हर चीज़ हमें आंदोलन करके करवानी पड़ती है। वहाँ पे 4 लेन हुआ तो हमने आंदोलन करके करवाया, वहाँ पे कॉलेजेस बनी तो आंदोलन करके, अभी मेडिकल कॉलेज लिया तो वो भी सबसे ज़्यादा 13 बार टेंडर निरस्त हो गया राजस्थान में, जो झुंझुनू मेडिकल कॉलेज का जो सबसे मेन।
बार बार, और उसमें कभी जमीन का विवाद हो गया। एक नेता कहता है मेरे क्षेत्र में आनी चाहिए मेडिकल कॉलेज, एक नेता कहता है मेरे क्षेत्र में आनी चाहिए। इसी आपसी लड़ाई झगड़े के चक्कर में आज तक भी मेडिकल कॉलेज अब मुश्किल से हम लोग करवा पाए। आंदोलन करके हमने अभियान चलाया, अभियान चलाने के बाद वो मेडिकल कॉलेज कैसे न कैसे करके हम शुरू करवाने में कामयाब रहे, लेकिन उसका शिलान्यास तो अभी भी अटका पड़ा है। उसी के चक्कर में अभी बैच नहीं आ पाया एमबीबीएस छात्रों का। अगर वो शुरू हो जाती कॉलेज तो शायद 430 बेड का हॉस्पिटल चाहिए होता है एक मेडिकल कॉलेज की मान्यता के लिए। ऐसे में 430 बेड का हॉस्पिटल अगर झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में आता तो अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट आते और अच्छी अच्छी सेवाएं लोगों तक पहुंचती। लेकिन जो राजनेताओं की लड़ाई और किसी, चलो आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो किसी चीज को तो कम से कम उसको पीछे तो मत धकेलिए। तो ऐसे में जो है लोगों को ये लगता है कि कोई मेडिकल कॉलेज का श्रेय नहीं ले जाए, कोई कुछ और नहीं ले जाए, तो ऐसे में वो एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं और काम नहीं होने देते। एक चीज और जानना चाहूंगा, वो बीच में रह गई थी, वो जाट महाकुंभ और ब्राह्मण महापंचायत की बात कर रहे थे अपन। जी बिल्कुल। तो अभी ब्राह्मण महापंचायत जिन्होंने करवाई थी वो कह रहे हैं कि अभी जो आपने देखा होगा राजनीति में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बदला गया है, पूनिया जी को हटा के सीपी जोशी को बनाया है। तो ब्राह्मण महापंचायत वाले बोल रहे हैं कि हमने 4 दिन में ये ताकत दिखा दी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ताकत ऊपर जो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अब बीजेपी का आप देख लीजिए, ऊपर मोदी और अमित शाह बैठे हैं, जो बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व बैठा है, आपको लगता है कि वो इतने सरगिनाने से इस तरह से प्रदेशाध्यक्ष चेंज कर देंगे या कुछ और कर देंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी को पता है 4 स्टेट्स के प्रदेशाध्यक्ष चेंज हुए हैं। अभी 4 स्टेट्स के चेंज हुए हैं, तो क्या ब्राह्मण महापंचायत की वजह से चारों स्टेट के चेंज हो गए? मतलब ऐसा नहीं होता है। मैं मानता हूँ ब्राह्मण महापंचायत जो हुई उसके अंदर बहुत अच्छे मुद्दे रखे गए हैं। वो मुद्दे भी उनके जो 6 के करीब मांगे थी और हमें भी बुलाया गया था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो है मुद्दे रखे गए थे, उन्होंने अपने बातें आप तो जाट समाज से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, समाज के चक्कर में हम लोग बटे रहे, जातिवाद में फंसे रहे, इसी वजह से हमारे देश का विकास नहीं हो पाया। हमारे देश पे 200 साल अंग्रेजों ने भी इसी चक्कर में राज किया, फूट डालो राज करो के हिसाब से, और वही रणनीतियां जो अभी पार्टियां हैं ये लोग अपनाते हैं और हम लोग इन्हीं चक्कर में पड़ के हर बार अपना नुकसान कर लेते हैं। युवाओं के मुद्दों को भूल जाते हैं। राजनीति किस ओर जा रही है? जी, देश की राजनीति बहुत गलत दिशा में जा रही है। जिस तरह से लोग, जैसे अब कोई नहीं जीत पा रहा है तो वो गलत प्रोपेगेंडा यूज करके जीतने का प्रयास करता है। आज राजनीति बहुत अलग हो चुकी है। मतलब ये नहीं रही कि एक लाइन खींची किसी ने तो दूसरे ने उससे लंबी लाइन खींच दी। अब राजनीति इस तरह की हो गई, ये लाइन खींची तो इस लाइन को क्रॉस करने का प्रयास करेंगे, इसको काटने का प्रयास करेंगे। जबकि कोई अच्छा कार्य करता है, आप उससे अच्छा कार्य कीजिए, ऑटोमेटिक अपने देश का विकास होगा। भाई कांग्रेस ने इतना काम किया, बीजेपी उससे ज्यादा काम करके दिखाए, और कोई तीसरी पार्टी चाहती कि हम आगे आए तो वो उनसे भी अच्छा कार्य करके दिखाए। जो मुद्दे हैं, आप गलत तरह के मुद्दे को डाइवर्ट करके गलत दिशा में ले जाते हैं युवाओं को। जाट राजपूत लड़वा दिए, गुजर मीणा लड़वा दिए, SC ST जनरल लड़वा दी आपस में, और फिर वही नेता जो लड़वाने वाले हैं, जो समाजों के ठेकेदार हैं, वो लोग ऊपर जाके एक साथ बैठे रहते हैं और नीचे युवा लड़ता फिरता है। उनको पढ़ाई से मतलब नहीं, उनको, कई युवाओं की तो ये हालत है कई जगह पे, पढ़ाई से मतलब नहीं, उनको जो आगे फ्यूचर से मतलब नहीं, देश से मतलब नहीं, देश तक को भूल जाते हैं। ऐसे में वो कि देश की भक्ति तक भूल जाते हैं, और ऐसे में वो जातिवाद में आपस में घिर के एक दूसरे का नुकसान कर बैठते हैं। और वो बाद में उनको जब उम्र निकलती है तब समझ में आता है कि यार ये तो हम गलत चक्कर में पड़े हुए थे, ये लोग तो एक साथ बैठे रहते हैं सारे नेता लोग। तो ऐसे में बड़ा दुर्भाग्य है, युवाओं को समझना होगा इन चीजों को। जी, एक आखिरी सवाल, जितने भी सवाल किए उसमें भरत बेनीवाल का एक ही जवाब, एक तो युवा, एक शिक्षा, क्या कारण है? इसके अलावा कोई सवाल पे आप किसी, जैसे अक्सर देखते होंगे आप लोगों को, वो कोई ना कोई चीज को लेके आते हैं, लेकिन आपके 2 जवाब थे। जी बिल्कुल, ये इसलिए है, युवा, शिक्षा, चिकित्सा, ये सारे वर्ड्स हमारे मुंह से इसलिए निकलते हैं कि जो आज की तारीख में जो किसी भी देश का हो, कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, उसकी जो नींव है वो युवाओं के हाथ में होती है, जो बागडोर है वो युवाओं के हाथ में होती है। और हम युवाओं को अच्छी चीज़ें सिखाएंगे तो वो उस देश को, उस राज्य को अच्छी प्रगति की ओर ले जाएगा, और गलत चीज़ें सिखाएंगे तो वो गलत काम करेंगे। अब पाकिस्तान की आप हालत देखिए, वहाँ के युवाओं को सिखाया ही गलत काम जाते हैं, तो ऑटोमेटिक ऑब्वियस सी बात है कि उनको जब बचपन से सिखाएंगे ही हथियार पकड़ना, तो फिर वो लोग टेक्नोलॉजी पे क्यों ध्यान देंगे, वो दूसरी चीज़ों पे क्यों ध्यान देंगे कि भाई पाकिस्तान के लोग हैं वो उल्टे सीधे काम करेंगे फिर ज़्यादातर। चलो ठीक है, मैं ये नहीं कहता सब लोग हर जगह खराब होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं सब जगह,
जगह पे, लेकिन बुरे भी होते हैं। तो उनको जो शिक्षा है वो उस लेवल की, उस हिसाब से सिखानी चाहिए। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम है उसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। नई शिक्षा नीति भी केंद्र सरकार लाई है। तो युवाओं से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे शिक्षा नीति के साथ साथ आप खुद भी अपने आप को अपग्रेड करने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ों को फॉलो करें। जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ ब्रजजीत बेनीवाल, जो कि लगातार युवाओं को लेकर, शिक्षा को लेकर और मेडिकल विभाग को खासतौर से ये मतलब आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो देखना होगा, आने वाला समय बताएगा कि भरत बेनीवाल आने वाले समय में कहां तक पहुंच पाते हैं और युवाओं को किस तरफ एक नया रास्ता दिखाते हैं। ये तो आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन आप मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपके साथ अभिषेक जाखड़। और एक चीज जानना चाहूंगा कि बताना चाहूंगा मैं आपको, माफ कीजिएगा, कि भरत बेनीवाल इन दिनों बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। अब क्या युवाओं को लेकर क्या कुछ बड़ा होने वाला है, या फिर 2023 की राजनीति में युवाओं को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपके साथ अभिषेक जाखड़। नमस्कार।